friends, good afternoon and welcome to my YouTube channel ePartcom. So friends, today I'm making this video in continuation of my last video. In my last video I have discussed about the valuation of supply. हमने लास्ट वीडियो में क्या डिस्कस किया था? हमने valuation of supply. We have discussed valuation of supply in my last video, जिसमें हमने सेक्शन 15, सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 3 हमने डिस्कस किया था कि व्हाट इज इंक्लूडेड इन वैल्यू ऑफ सप्लाई, व्हाट इज एक्सक्लूडेड इन वैल्यू ऑफ सप्लाई. उसके बाद हमने रूल 27, 28, 29, 30 और 31 ये रूल्स हमने क्या किए थे, डिस्कस किए थे बहुत अच्छे से डिटेल में. So friends, today I am continuing my video with rule 31A2. Rule 31A2. इसमें क्या है? इसमें हमारा है that valuation of supply, valuation of supply of lottery, valuation of supply of lottery run by state government, run by state government. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हमको उस पर्टिकुलर केस में, लॉटरी के केस में, जब हम लॉटरी की सेल एंड परचेज करते हैं, लॉटरी टिकट्स की सेल एंड परचेज करते हैं, तो उस पर्टिकुलर केस में हमारी वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई क्या होगा. तो ये पर्टिकुलर चीज़ हमें ये पर्टिकुलर जो है चीज़ें हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है कि इन केस ऑफ वैल्यूएशन, इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ लॉटरी टिकट्स या इन केस ऑफ लॉटरी रन बाय गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, तो उस पर्टिकुलर केस में हमारा वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई क्या होगा. ठीक है, तो इन दैट पर्टिकुलर केस वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई विल बी, पहला है 100 अपॉन 112 ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ लॉटरी टिकट. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि सपोज दैट अगर हमारे जो टिकट की वैल्यू है वो 1000 रुपये है, जो फेस वैल्यू है वो अगर 1000 रुपये है, तो उसका जो टैक्सेबल अमाउंट होगा दैट विल बी मल्टीप्लाइड बाई 112. इसका क्या मतलब है कि ये जो 1000 रुपये है दैट इज इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी, दैट इज इंक्लूसिव ऑफ GST at the rate of 12%, at the rate of 12%. इसका क्या मतलब है कि ये जो 1000 रुपये हमको दिया हुआ है वो उस 1000 रुपये में हमारा जो GST रेट है, GST का अमाउंट है, मतलब जो टैक्स का अमाउंट है दैट इज ऑल्सो इंक्लूडेड. अब आगे इनको क्या करना है, टैक्स अमाउंट और टिकट का अमाउंट को अलग अलग करना है. दैट्स वाई हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं 100 अपॉन 112. तो पहला तो ये वैल्यू है. दूसरा है value notified by the state government, दोनों में से either A और B, whichever is higher, that will be the value of supply in case of lottery. ठीक है, तो लॉटरी टिकट में, अच्छा वो भी कौन सा केस है, इफ इट इज रन बाय स्टेट गवर्नमेंट. इसका क्या मतलब है कि वो जो लॉटरी है वो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो रन कर रही है. अच्छा, इस रन बाय स्टेट गवर्नमेंट, अभी मैं आगे इसको डिस्कस करूंगा कि रन बाय स्टेट गवर्नमेंट क्या है और ऑथराइज बाय स्टेट गवर्नमेंट क्या है. पहले मैं नेक्स्ट केस जो है उसको भी डिस्कस कर लेता हूँ, फिर इसको जो है मैं आगे डिस्कस करूंगा. ठीक है, दूसरा केस क्या है, वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ लॉटरी इन केस इट इज ऑथराइज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, इन केस इट इज ऑथराइज बाय द स्टेट गवर्नमेंट. तो यहां पर क्या है, दूसरा केस है वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ लॉटरी इन केस इट इज ऑथराइज्ड बाय
स्टेट गवर्नमेंट, SG stands for state government. तो in that particular also we have to calculate two values. पहला क्या है 100 and 128%, मतलब 100 and 100 upon 128 of the face value of lottery ticket, और दूसरा क्या है value notified by the state government. दोनों में से whichever is higher that will be the value of supply. तो इसमें क्या है, जो पहला वाला केस था रन बाय स्टेट गवर्नमेंट, उसमें जीएसटी रेट कितना है 12% है, और दूसरा जो केस है जिसमें क्या कहते हैं कि ऑथराइज बाय द स्टेट गवर्नमेंट है, उसमें कितना रेट है, उसमें जो है 28% हमारा क्या है जीएसटी रेट है. तो इसका मतलब अगर अब 100 रुपए की टिकट लेते हैं तो उसमें हमारा कितना है 28% जो है वो हमारा क्या है 28% इंक्लूसिव है जीएसटी का. तो इसको हम क्या करेंगे, तो 100 डिवाइड बाय 128 मल्टीप्लाइड बाय 100. तो इसका क्या मतलब है 100 रुपीज़ का 100 बाई 128 करेंगे तो वो हमारी क्या आएगी वैल्यू ऑफ सप्लाई आएगी, उस पर हम 28% का जीएसटी लगाएंगे, देन दैट विल बी द वैल्यू ऑफ सप्लाई. तो इसका क्या मतलब है कि जो भी वैल्यू ऑफ टिकट्स हैं वो जो है हमारा इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी है. रन बाय द स्टेट गवर्नमेंट में द रेट ऑफ जीएसटी इज 12% एंड ऑथराइज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट में जो रेट ऑफ जीएसटी है दैट इज 28%. सर ये रन बाय द स्टेट गवर्नमेंट और ऑथराइज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट इसमें डिफरेंस क्या है, तो मैं बताता हूं कि दोनों में डिफरेंस क्या है. रन बाय स्टेट गवर्नमेंट का मतलब क्या है कि जो टिकट्स हैं वो सिर्फ विद इन स्टेट्स, जो टिकट्स हैं लॉटरी नॉट अलाउड टू सोल्ड इन एनी स्टेट. जो लॉटरी टिकट्स हैं इसका मतलब क्या है, लॉटरी मीन्स अ लॉटरी नॉट अलाउड टू सेल और परचेज इन द स्टेट अदर देन द होम स्टेट. मतलब कि अदर देन होम स्टेट्स के अलावा जो है हमारा उसमें हम किसी दूसरे स्टेट में जो है लॉटरी की टिकट्स को सेल और परचेज नहीं कर सकते. दैट इज कॉल्ड रन बाय स्टेट गवर्नमेंट. और ऑथराइज्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट का मतलब क्या है कि हम अदर स्टेट्स में भी, हम अदर होम स्टेट के अलावा हम अदर स्टेट्स में भी क्या कर सकते हैं लॉटरी की टिकट को सेल और परचेज कर सकते हैं. तो ये डिफरेंस है रन बाय द स्टेट गवर्नमेंट और ऑथराइज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट में. ठीक है, होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा. ठीक है, तो नेक्स्ट है डिटर्मिनेशन ऑफ value of supply in respect of certain supplies under rule 32. इसमें certain supplies है जिसमें हमारा फॉरेन करेंसी एक्सचेंज है. ठीक है, इंक्लूडिंग मनी एक्सचेंज है. इसमें हमारा क्या कहते हैं कि सेल ऑफ इंटरनेशनल एयर टिकट्स, सेल ऑफ एयर टिकट्स हैं बाय एयर एजेंट. ठीक है, उसके अलावा इंश्योरेंस सर्विसेज हैं, उसके अलावा सेकंड हैंड गुड्स हैं. ठीक है, सेल एंड परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड्स हैं. तो ये कुछ सर्टेन सप्लाईज हैं जिसमें हमको उसकी वैल्यू ऑफ सप्लाई को डिटरमिन करना है. तो पहला क्या है, पहला है सर्विसेज इन रिलेशन टू सेल और परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी इंक्लूडिंग मनी चेंजिंग. अच्छा, इसमें क्या है सेल एंड परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी को पहले हम समझते हैं कि सर ये सेल एंड परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी क्या है. तो सपोज दैट मिस्टर ए हैं, ये इंडियन ओरिजिन के हैं. मिस्टर ए जो है वो इंडियन ओरिजिन के हैं, जो कि इनका एक बिजनेस है जो कि करेंसी एक्सचेंज में डील करते हैं. ठीक है, मतलब इनके पास पैसे दे करके डॉलर ले जाओ या कोई भी फॉरेन करेंसी, नॉट ओनली डॉलर, कोई भी फॉरेन करेंसी इनके पास से ले जाओ, इनका फॉरेन एक्सचेंज का एक बिजनेस है. ठीक है, वैसे तो नॉर्मली हम बैंक से भी करा सकते हैं, लेकिन जनरली हमारे पास ये एजेंट्स भी होते हैं जो जल्दी से हमारा एक्सचेंज कर देते हैं.
जैसे हमारे यहाँ दिल्ली में जामा मस्जिद के पास बहुत सारे मनी चेंजर्स होते हैं, ठीक है। तो मिस्टर ए जो है इंडियन ओरिजिन के हैं। सपोज दैट कोई मिस्टर बी हैं जो कि अमेरिका के हैं, वो इंडिया घूमने आते हैं। तो अब इंडिया घूमने आ रहे हैं तो इनको इंडियन रुपी रिक्वायर्ड होगा, डॉलर में तो ये डील नहीं करेंगे। तो ये क्या करेंगे, ये अपने डॉलर को मिस्टर ए को दे करके इनसे क्या करेंगे, इंडियन रुपी ले लेंगे। तो इसका क्या मतलब है कि मिस्टर ए इज परचेजिंग इंडियन रुपी फ्रॉम मिस्टर बी। मिस्टर ए से डॉलर ले रहे हैं इन एक्सचेंज ऑफ इंडियन रुपी, तो दैट इज कॉल्ड परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी। बट एट द सेम टाइम सेल कैसे होगी, देखो सपोज दैट मैं मिस्टर ए हैं वो इंडियन ओरिजिन के हैं, मिस्टर बी जो है वो बाहर अमेरिका घूमने जा रहे हैं, वो भी इंडियन ओरिजिन के हैं। ही वॉन्ट टू गो अमेरिका फॉर ट्रिप पर्पज, वो ट्रिप करना चाहते हैं, फैमिली ट्रिप करना चाहते हैं। तो अब उनको डॉलर की जरूरत पड़ेगी, तो वो क्या करेंगे, वो इंडिया में ही क्या करेंगे, करेंसी को एक्सचेंज कर लेंगे। तो मिस्टर ए के पास जा करके मिस्टर बी जो कि अमेरिका घूमना चाहते हैं, वो मिस्टर ए के पास जा करके कुछ इंडियन रुपी देंगे और उनसे वो डॉलर ले लेंगे। तो दिस इज कॉल्ड सेल ऑफ डॉलर बाय मिस्टर ए। मतलब मिस्टर ए जो है वो मिस्टर बी को डॉलर फॉरेन करेंसी सेल कर रहे हैं, और पहले केस में वो क्या कर रहे थे, फॉरेन करेंसी को परचेज कर रहे थे। तो दिस इज कॉल्ड सेल एंड परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी। तो पहला केस यहाँ पर है, देयर आर टू ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल इन दिस पर्टिकुलर केस, जो वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई करते हैं इन केस ऑफ करेंसी एक्सचेंज। तो वहाँ पर हमारे पास दो ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं। दोनों ऑल्टरनेटिव्स में से हम कोई भी एक ऑल्टरनेटिव क्या कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ सप्लाई। तो पहला ऑल्टरनेटिव क्या है, मैं दो ऑल्टरनेटिव डिस्कस करूंगा। पहला ऑल्टरनेटिव है, इन केस ऑफ परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी, in case of purchase of foreign currency. So in that particular case, the difference in the buying rate, the value of supply will be the difference in buying rate and RBI reference rate on that date. इसका क्या मतलब है कि आरबीआई का रेफरेंस रेट कुछ होगा कि भाई अगर वही पैसा मैं आरबीआई से एक्सचेंज कराता हूं तो वो कितने रुपए में हमको एक्सचेंज करेगा, तो वो आरबीआई का रेफरेंस रेट होगा। और जिस पर्टिकुलर रेट पर वो जो एजेंट है या वो जो मनी चेंजर जो मिस्टर ए मैंने अपने केस में लिया था, वो किस रेट पर हमारा एक्सचेंज कर रहा है, तो उन दोनों रेट्स का जो डिफरेंस होगा, ठीक है, उन दोनों रेट्स का जो डिफरेंस होगा, दैट विल बी द वैल्यू ऑफ सप्लाई। तो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। सपोज दैट छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, आरबीआई रेफरेंस रेट जो है वो अवेलेबल है, कितने का है, सपोज दैट पर्टिकुलर डेट पर मिस्टर बी जो है उन्होंने मिस्टर ए से $10,000 एक्सचेंज करवाया है एट द रेट ऑफ ₹65 ईच। इसका क्या मतलब है कि $1 के लिए उसने 65 रुपए दिया है, मतलब जो उसने परचेज किया है डॉलर्स को, तो पर डॉलर 6500 रुपीज उसने दिया है। हाउ एवर द आरबीआई रेफरेंस रेट विच इज अवेलेबल ऑन दैट पर्टिकुलर डेट इज 66 रुपीज। मतलब जो आरबीआई का रेफरेंस रेट है वो कितने रुपए का है, 66 रुपीज का है। तो अब वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगी, तो वैल्यू ऑफ सप्लाई इन दिस पर्टिकुलर केस will be the difference in the buying rate and RBI reference rate। तो RBI reference rate कितना है, 66 है, 66 माइनस 65, तो ₹1 पर डॉलर, ₹1 पर डॉलर जो है दैट इज द वैल्यू ऑफ सप्लाई। और उसने कितने डॉलर्स एक्सचेंज करवाए हैं, $10,000 उसने एक्सचेंज करवाए हैं, जो कि हम यहाँ क्वेश्चन में देख सकते हैं एग्जाम्पल में कि $10,000 उसने क्या किए, एक्सचेंज करवाए हैं। तो 10,000 का मतलब क्या है कि ₹1 पर डॉलर उसकी वैल्यू ऑफ सप्लाई है, मल्टीप्लाइड बाय $10,000। तो यहाँ पर जो वैल्यू ऑफ सप्लाई हो जाएगी दैट विल बी ₹10,000। सर ये तो ठीक है, अगर रेफरेंस रेट अवेलेबल है तब तो हम ये करेंगे, बट इन सर्टेन केसेस अगर रेफरेंस रेट अवेलेबल नहीं है, अगर मार्केट में या हमारे जो उसमें आरबीआई का जो रेफरेंस रेट है
अगर वो अवेलेबल नहीं है तो उस केस में हम वैल्यू ऑफ सप्लाई कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो उसका भी ऑप्शन है। उसका दूसरा ऑप्शन क्या है, मतलब इसी ऑल्टरनेटिव 1 में ही है कि अगर रेफरेंस रेट अवेलेबल है तो हम क्या करेंगे, डिफरेंस लेंगे बाइंग आरबीआई रेफरेंस रेट और बाइंग रेट का। लेकिन अगर आरबीआई रेफरेंस रेट अवेलेबल नहीं है तो हम क्या करेंगे, 1% ऑफ द ग्रॉस अमाउंट इन्वॉल्व, ग्रॉस अमाउंट इन्वॉल्व। इसका क्या मतलब है कि जो हमने $10,000 उससे एक्सचेंज करवाए हैं, $10,000 को एक्सचेंज करवाए हैं, उसका रेट कितना था जो उसने एक्सचेंज किया, कितने रेट पे किया, 65 रुपीज पे किया है। 66 रुपीज आरबीआई जो डिफरेंस रेट है वो अवेलेबल नहीं है, हमारे पास 65 रुपीज अवेलेबल है। तो वो जो 65 रुपीज होगा हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे, 10,000 मल्टीप्लाई बाई 65 इज इक्वल टू 65,000 रुपीज। तो ये जो ग्रॉस अमाउंट इन्वॉल्व है इंडियन रुपी में, इसका 1%, तो 1% कितना हो जाएगा, 6500। दिस विल बी द वैल्यू ऑफ सप्लाई। तो अगर आरबीआई रेफरेंस रेट अवेलेबल है, इन दैट पर्टिकुलर केस द डिफरेंस इन रेट विल बी द वैल्यू ऑफ सप्लाई। पर डॉलर निकाल लिया और फिर मल्टीप्लाई कर दिया हमने नंबर ऑफ डॉलर या नंबर ऑफ फॉरेन करेंसी एक्सचेंज। जरूरी कि डॉलर ही हो, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड भी हो सकता है, सऊदी रियाल भी हो सकता है, दरहम भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, कुवैती दिनार भी हो सकता है, केडी, ठीक है, तो कोई भी करेंसी फॉरेन करेंसी हो सकती है। तो वहाँ पर इस तरह से हम वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। लेकिन अगर आरबीआई रेफरेंस रेट अवेलेबल नहीं है तो हम क्या करेंगे, 1% ऑफ ग्रॉस अमाउंट इन्वॉल्व, वहाँ पर हम क्या करेंगे, उसका वैल्यूएशन करेंगे। दूसरा केस है, वहाँ पर तो परचेज का केस था, यहाँ पर क्या है, इन केस ऑफ सेल, in case of sale of foreign currency by supplier, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जो डिफरेंस इन रेट्स हैं, सपोज दैट मैं अमेरिका घूमने जा रहा हूं और मैंने मिस्टर ए जो कि मनी चेंजर है उनसे मैंने अपना पैसा चेंज करवाया, ठीक है, तो उनका जो क्या कहते हैं कि इसका मतलब क्या है कि वहां पर वो सेल कर रहे हैं, वहां पर वो फॉरेन करेंसी को सेल कर रहे हैं। तो वो जो सेल कर रहे हैं तो उनका जो रेट, सेलिंग रेट है, दैट इज 90 रुपीज पर डॉलर। सपोज दैट 90 रुपीज पर डॉलर, अगर $1 के लिए वो कह रहे हैं भाई आप मुझे 90 रुपए देंगे तब हम आपको $1 देंगे। और एट द सेम टाइम मतलब यहाँ पे जो वैल्यू ऑफ सप्लाई होगी दैट विल बी द डिफरेंस इन द सेलिंग रेट एंड आरबीआई रेफरेंस रेट। वहां पर क्या था, डिफरेंस इन द आरबीआई रेट एंड परचेज रेट, आरबीआई माइनस परचेज, यहाँ पर क्या है, सेलिंग रेट माइनस आरबीआई रेफरेंस रेट। तो अगर 90 रुपए पे वो सेल करता है और एट द सेम टाइम जो आरबीआई का रेफरेंस रेट है दैट इज 89 रुपीज, दैट इज 89 रुपीज, तो वहां पर जो वैल्यू ऑफ सप्लाई होगी दैट इज सेलिंग रेट कितना है 90 रुपीज माइनस आरबीआई रेफरेंस रेट 89 रुपीज, 1 रुपीज पर डॉलर जो है, 1 रुपीज पर डॉलर जो है दैट इज योर वैल्यू ऑफ सप्लाई। अब अगर उसने $10,000 एक्सचेंज किए होंगे तो मल्टीप्लाई बाई 10,000, $20,000 एक्सचेंज किए होंगे तो मल्टीप्लाई बाई 20,000, तो ये हो जाएगी उसकी रुपी में वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई। लेकिन यहाँ पे भी अगर उसकी क्या कहते हैं कि आरबीआई रेफरेंस रेट अवेलेबल नहीं है तो वहां पर भी क्या लेंगे हम, 1% ऑफ द ग्रॉस अमाउंट इन्वॉल्व, वहां पर हम क्या लेंगे, 1% ऑफ ग्रॉस अमाउंट इन्वॉल्व। सेम जैसे हमने पहले लिया था वैसे ही यहाँ पर लेंगे, ठीक है। दूसरा यहाँ पर ऑल्टरनेटिव है, ऑल्टरनेटिव 2, मैंने कहा था ना कि 2 ऑल्टरनेटिव्स हैं, एक तो वो वाला ऑल्टरनेटिव है, दूसरा ऑल्टरनेटिव उसी के ऑप्शन में है कि सप्लायर के पास ऑप्शन है कि इस ऑल्टरनेटिव को भी यूज कर सकता है। ऑल्टरनेटिव सेकंड, उसमें क्या है, स्लैब, जैसे हम स्लैब को फॉलो करते हैं ना, स्लैब जैसे हम लगाते थे इनकम टैक्स वगैरह में टैक्स को लगाने के लिए, सेम यहाँ पर स्लैब है कि 0 से मतलब जो हमारा एक्सचेंज अमाउंट है, अगर वो एक्सचेंज अमाउंट इंडियन रुपी में जो हम कर रहे हैं वो एक्सचेंज अमाउंट अगर 0 से 1 लाख रुपए तक का है, इन दैट पर्टिकुलर केस 1% ऑफ ग्रॉस अमाउंट इन्वॉल्व, ग्रॉस अमाउंट इन्वॉल्व सब्जेक्ट टू मिनिमम अमाउंट, सब्जेक्ट टू मिनिमम अमाउंट ऑफ ₹250। इसका क्या मतलब है, सपोज दैट जो हम मनी एक्सचेंज कर रहे हैं वो इंडियन रुपी में, तो उसमें जो हमारा ग्रॉस अमाउंट इन्वॉल्व है वो 10,000 रुपीज है। तो 10,000 का 1% कितना आ जाएगा, 10,000 का 1% आ जाएगा 100 रुपये,
तो 100 रुपये नहीं लेंगे, मिनिमम 250 तो लेकर के ही चलना है। 250 इधर एक्चुअल अमाउंट और रुपीज 250 विच एवर इज हायर। यहाँ पर इसको अगर हम दूसरी तरह से समझना चाहें तो 0 से 1 लाख रुपए तक का अगर एक्सचेंज अमाउंट है हमारा, तो इन दैट पर्टिकुलर केस 1% ऑफ द ग्रॉस अमाउंट इन्वॉल्व विल बी योर वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई, बट दैट इज मिनिमम सब्जेक्ट टू मिनिमम रुपीज 250। इसका मतलब क्या है कि अगर 250 से नीचे कोई ग्रॉस अमाउंट इन्वॉल्व, 1% की वैल्यू अगर 250 से नीचे की आ रही है तो 250 तो फिगर हमको लेकर के चलना है। तो इधर एक्चुअल अमाउंट मतलब 1% करने के बाद जो भी अमाउंट आ रही है इधर दैट अमाउंट और 250 रुपीज विच एवर इज हायर दैट विल बी वो, फिर प्लस मतलब 0 से 1 लाख हो गया। 1 लाख से लेकर के 10 लाख तक में, 1 लाख से 10 लाख तक में कितना परसेंट है? 0.5% है। और फिर मोर देन 10 लैक्स, मोर देन 10 लैक्स में कितना है? 0.1%। मोर देन 10 लाख में कितना है? 0.1%। तो ये हमारा रेट है और ये हमारा स्लैब है, स्लैब दिया हुआ है। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं फिर और अच्छे समझ आएगा। सपोज दैट जो हमने करेंसी एक्सचेंज किया है, करेंसी एक्सचेंज किया है तो उसमें जो है 12 लाख का इंडियन रुपी इन्वॉल्व है। इंडियन रुपी जो इन्वॉल्व है वो 12 लाख रुपीज है। अब हमको इसमें टैक्सेबल सर्विस बताने, टैक्सेबल सप्लाई बताने की वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई क्या है, तो या तो मैं 1% ऑफ वो इन्वॉल्व ले लूँ सिंपल, ठीक है, तो 1,20,000 जो भी है वो ले लूँ, या एट द ऑप्शन ऑफ द सप्लायर उसके पास एक ऑप्शन ये कि वो अल्टरनेटिव 2 भी फॉलो कर सकता है। तो अल्टरनेटिव 2 फॉलो करने के लिए क्या करेगा? 0 से 1 लाख, 0 से 1 लाख पे कितना है? 1% है, तो 1% कितना हो गया? 1,000। 1% कितना हो गया? 1,000। और 1 लाख से 10 लाख मतलब 1 लाख तक तो हो गया, 1 लाख से 10 लाख कितना डिफरेंस आ रहा है? 9 लाख का। तो 9 लाख पर 0.5% मतलब 4,500। 9 लाख का 0.5% दैट विल बी 4,500। और अब 10 लाख से जितना ऊपर है, कितना ऊपर है? 12 लाख है, तो 12 माइनस 10, 10 लाख से कितना ज्यादा है? 2 लाख ज्यादा है, तो 2 लाख पर हम कितना लगाएंगे? 0.1%, तो कितना आ जाएगा? 200 रुपीज आ जाएगा। तो कितना हो गया? 5,700। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 5,700 हो जाएगी, जहां पर हमको स्लैब फॉलो करना है। अच्छा, ये तो हो गया ऑल्टरनेटिव 2, दोनों में से कोई भी एक ऑल्टरनेटिव क्या है वो फॉलो कर सकता है। अच्छा, एक चीज मैं इसमें बताना भूल गया, ऑल्टरनेटिव 1 में ही था, इसको मैं यहाँ से जो पार्ट बी है इसको मैं नीचे ही कंटिन्यू कर देता हूँ, मैं बताना भूल गया था, वो बताना है मुझे। ऑल्टरनेटिव 1 में मैंने ए और बी 2 पार्ट डिस्कस किए कि जहां पर हम मतलब इंडियन रुपी से फॉरेन करेंसी को परचेज कर रहे हैं या इंडियन रुपी में फॉरेन करेंसी को सेल कर रहे हैं, मतलब वहां पर कहीं ना कहीं इंडियन रुपी इन्वॉल्व है दूसरे करेंसी के साथ। दूसरा ऑल्टरनेटिव है जहां पे हमारा इंडियन रुपी इन्वॉल्व ही नहीं है। दूसरा केस क्या था? वेयर नो इंडियन रुपी इज इन्वॉल्व इन ट्रांजैक्शन। इसका क्या मतलब है कि मैं डॉलर के बदले ग्रेट ब्रिटेन पाउंड ले रहा हूं, या ग्रेट ब्रिटेन पाउंड के बदले मैं क्या कहते हैं कि सऊदी जो है रियाल ले रहा हूं, ठीक है, या कुवैती दिनार। मतलब वहां पर क्या है कि एक फॉरेन करेंसी दूसरे फॉरेन करेंसी के बदले एक्सचेंज हो रही है, वहां पर इंडियन रुपी का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो मैंने कहा भाई क्या कहते हैं कि मैंने $500 दे करके 600 ग्रेट ब्रिटेन पाउंड एक्सचेंज किया है। इसका क्या मतलब है? $500 दे करके 600 ग्रेट ब्रिटेन पाउंड हमने लिया है। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, मुझे रेट्स नहीं पता है कि क्या रेट्स आजकल चल रहे हैं, मैंने सिर्फ एग्जाम्पल लिया हुआ है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे इंडियन रुपी इन्वॉल्व नहीं है, डॉलर के बदले हम ग्रेट ब्रिटेन पाउंड को एक्सचेंज कर रहे हैं। यहाँ पर क्या है कि कोई भी हमारी क्या कहते हैं कि इंडियन, किसी भी केस में इंडियन रुपी इन्वॉल्व नहीं है। तो उस पर्टिकुलर केस में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे दोनों की इंडियन रुपी कितनी है। तो पहला स्टेप क्या है? कैलकुलेट इंडियन रुपी वैल्यू ऑफ बोथ करेंसीज। दोनों ही करेंसीज का जो इंडियन रुपी वैल्यू है, सपोज दैट $1 जो है वो 65 रुपए का है, तो कितना हो जाएगा? मैं कैलकुलेटर से इसको कैलकुलेट कर रहा हूं, 500 इंटू 65 कितना हो गया? 32,500। मतलब $500 कितने एक्सचेंज होगा, उसकी इंडियन रुपी कितनी है? 32,500। और एक ब्रिटेन पाउंड मतलब एक
इसको 1 GBP इज इक्वल टू 70 रुपीज सपोज दैट, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर केस में हमने 600 मल्टीप्लाइड बाय 70 कितना आ गया 42,000 रुपीज। तो इसका क्या मतलब है कि दोनों की पहला स्टेप क्या था कि हमने दोनों की इंडियन रुपी वैल्यू में हमने उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर ली। दूसरा स्टेप क्या है, टेक द 1% ऑफ द फिगर विच एवर इज लेस। दोनों में जो जिसकी वैल्यू लेस है, किसकी वैल्यू लेस है हम देख पा रहे हैं कि 32,500 जो है दैट इज द लेसर फिगर। तो इसका 1% जो होगा 1% ऑफ लेसर वैल्यू, ऑफ लेसर वैल्यू, लेसर वैल्यू। तो कितना हो गया 325 रुपीज। इसका 1% जो हो गया लेसर वैल्यू का, तो 325 रुपीज जो है वो हमारी क्या है, वैल्यू ऑफ सप्लाई है इन दिस पर्टिकुलर केस। किस केस में, जहां पर इंडियन रुपी इन्वॉल्व नहीं है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट जो है वैल्यू ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ एयर टिकट्स। एयर टिकट्स बाय एयर ट्रैवल एजेंट, बाय एन एयर ट्रैवल एजेंट। जो एयर ट्रैवल एजेंट जो हमारी टिकट बुक करता है, कभी कभी हम एजेंट के थ्रू टिकट बुक कराते हैं, एयर टिकट की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर केस में वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगी, तो इन केस ऑफ डोमेस्टिक बुकिंग, अगर उसने हमारी डोमेस्टिक बुकिंग की है, डोमेस्टिक बुकिंग, इन केस ऑफ डोमेस्टिक बुकिंग इट विल बी 5% ऑफ बेस फेयर। तो 5% ऑफ बेस फेयर जो होगा दैट विल बी योर वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई। और इन केस ऑफ इंटरनेशनल बुकिंग इट विल बी 10% ऑफ बेस फेयर, इट विल बी 10% ऑफ बेस फेयर। तो इन केस ऑफ एयर ट्रैवल एजेंट क्या है, हम उसमें देखेंगे कि अगर डोमेस्टिक बुकिंग है तो 5% ऑफ बेस फेयर, जो टिकट का बेस फेयर है उसका 5% दैट विल बी योर वैल्यू ऑफ सप्लाई। एंड इन केस ऑफ इंटरनेशनल बुकिंग 10% ऑफ बेस फेयर विल बी योर वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई, ठीक है। नाउ इन केस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, वैल्यू ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, उसमें भी हमारे पास 3 केसेस हैं। पहला केस है व्हेन द पॉलिसी हैज डुअल बेनिफिट्स, when the policy has dual benefits। dual benefits का मतलब क्या है कि एक तो वहां पे आपका रिस्क कवरेज है, मैंने कहा कि आप लाइफ इंश्योरेंस करा लीजिए एट द टाइम ऑफ, मतलब कि कोई ऐसी कंटिजेंसी होती है या कोई कैलेमिटी होती है जैसे डेथ हो गई, या जो भी हमने जिसके अगेंस्ट लाइफ पॉलिसी ली है, लाइफ इंश्योरेंस लिया हुआ है, तो एट दैट टाइम मैं आपके वो जो क्या कहते हैं रिस्क है उसको मैं कवर करूंगा आफ्टर डेथ, या जो भी है कंडीशन है, या क्या कहते हैं कि क्या कहते हैं लाइफ इंश्योरेंस, तो यहाँ पे लाइफ की बात हो रही है, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर केस में यहाँ पे डुअल बेनिफिट है। पहला बेनिफिट क्या है, एक तो हमारा जो रिस्क बेनिफिट है वो कवर करता है, एंड इन्वेस्टमेंट, रिस्क कवरेज एंड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इसका क्या मतलब है, वहां पर एक इन्वेस्टमेंट का भी बेनिफिट हमारा है। ये जो हम लाइफ इंश्योरेंस ले रहे हैं, सपोज दैट मैंने किसी कंपनी ने कहा कि आप सर लाइफ इंश्योरेंस ले लीजिए, अब क्या कहते हैं कि हम जो है आपको इतना रिस्क कवर करके देंगे, ठीक है। पहला बेनिफिट तो रिस्क कवरेज है। दूसरा बेनिफिट ये है कि उसने हमारी परमिशन लेकर के उसने बोला कि हम आपका जो अमाउंट है इसको कहीं पे इन्वेस्ट करेंगे और उसका जो रिटर्न होगा वो भी आपका होगा। तो यहाँ पर क्या है, डुअल बेनिफिट है, एक तो रिस्क कवरेज है और दूसरा बेनिफिट क्या है, इन्वेस्टमेंट का है। तो इन दैट पर्टिकुलर केस द वैल्यू ऑफ सप्लाई विल बी द ग्रॉस प्रीमियम चार्ज्ड, द ग्रॉस प्रीमियम चार्ज फ्रॉम पॉलिसी होल्डर। मतलब जो प्रीमियम होता है ना पॉलिसी में, इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस में हम कहते हैं भाई इतना आपको प्रीमियम हर साल देना पड़ेगा, तो वो जो ग्रॉस प्रीमियम है, तो द ग्रॉस प्रीमियम चार्ज्ड फ्रॉम अ पॉलिसी होल्डर जितना हमने उसे ग्रॉस प्रीमियम चार्ज किया है दैट विल बी द वैल्यू ऑफ सप्लाई। बट इसमें क्या है, हम माइनस करेंगे, डिडक्ट करेंगे, डिडक्टेड बाय या रिड्यूस्ड बाय, इसको हम लिख सकते हैं reduced by the amount allocated for investment,
अमाउंट एलोकेटेड फॉर इन्वेस्टमेंट। मैंने कहा कि भाई आपको 10,000 रुपीज पर एनम प्रीमियम देना पड़ेगा, लेकिन उसी की परमिशन से उसके बिहाफ पर मैं उसके इस प्रीमियम अमाउंट से कुछ पैसा फर्दर इन्वेस्ट कर रहा हूं। तो अगर सपोज 2,000 में फर्दर इन्वेस्ट करता हूं तो द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई विल बी 8,000 रुपीज। तो इसका मतलब क्या है, द वैल्यू ऑफ सप्लाई विल बी ग्रॉस अमाउंट चार्ज फ्रॉम द पॉलिसी होल्डर एज रिड्यूस्ड बाय द अमाउंट एलोकेटेड फॉर इन्वेस्टमेंट। वहां पर डुअल बेनिफिट है, रिस्क का भी और इन्वेस्टमेंट का भी, रिस्क कवरेज का भी बेनिफिट है और इन्वेस्टमेंट का भी बेनिफिट है, वहां पर रिटर्न्स के हैं। ठीक है, तो वहां पर क्या है, वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगी, इस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे, ग्रॉस अमाउंट ऑफ प्रीमियम चार्ज एज रिड्यूस्ड बाय द अमाउंट एलोकेटेड फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस। ठीक है, दूसरा है इन केस ऑफ सिंगल प्रीमियम एन्युटी पॉलिसीज, सिंगल annuity policies other than specified in A। इसका क्या मतलब है, इन केस ऑफ सिंगल एन्युटी पॉलिसीज, मतलब वहां पर क्या है, वहां पे डुअल बेनिफिट्स नहीं है, सिंगल बेनिफिट है, सिर्फ रिस्क कवरेज का बेनिफिट है और वहां पे एन्युटी है, मतलब एनुअल हमको क्या है प्रीमियम जो है वो हमको पे करना पड़ता है। तो इन दैट केस 10% of the single premium charged from the policy holder तो पॉलिसी होल्डर से जो भी हम सिंगल प्रीमियम चार्ज कर रहे हैं, ठीक है, तो उसका 10% जो है दैट विल बी योर वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई। अब सी केस है, रेजिडुअल केस है, इन अदर केसेस, इन ऑल अदर केसेस 25% of the premium charged 25% of the premium charged from the policy holder in the first year and 12 ये फर्स्ट ईयर में है, मतलब फर्स्ट ईयर में 25% ऑफ द प्रीमियम चार्ज देंगे और फिर उससे सब्सिक्वेंट ईयर्स में, ठीक है, एंड 12.5% ऑफ द प्रीमियम चार्ज फ्रॉम द पॉलिसी होल्डर इन द सब्सिक्वेंट ईयर्स। पहले साल में तो 25% लेंगे, फिर सब्सिक्वेंट ईयर्स में हम कितना लेंगे, 12.5% होगा, दैट विल बी द वैल्यू ऑफ सप्लाई, दैट विल बी द वैल्यू ऑफ सप्लाई। ठीक है, तो ये था इन केस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। नेक्स्ट है इन केस ऑफ सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स। सेकेंड हैंड गुड्स, सपोज दैट मैं कोई डीलर हूं, मैं कोई कबाड़ का काम करता हूँ, सेकेंड हैंड गुड्स लेता हूँ, फिर उसमें थोड़े बहुत माइनर चेंजेस, बहुत ज़्यादा मेजर प्रोसेसिंग करके नहीं, माइनर प्रोसेसिंग करके हम उसको क्या करते हैं, उसी सेकेंड हैंड भाव के हिसाब से उसको आगे फर्दर बेचते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगी, वैल्यू ऑफ सप्लाई विल बी द डिफरेंस इन द सेलिंग एंड परचेजिंग रेट। सपोज दैट मैंने उसको 100 कोई पुराना टेबल या पुराना कोई टीवी वगैरह था, उसको मैंने 500 रुपीज़ पे परचेज किया था सेकेंड हैंड, उसमें माइनर से चेंजेस कुछ किए थे, माइनर प्रोसेसिंग की थी, कुछ थोड़ी बहुत चेंजेस करके उसको मैंने फर्दर 600 रुपीज़ में बेचा है। तो ये जो सेलिंग प्राइस और बाइंग रेट, मतलब सेलिंग रेट और बाइंग रेट का जो डिफरेंस है 100 रुपीज़, दैट विल बी द वैल्यू ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ सेल एंड परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड्स। बट ये वैल्यू जो होगी तभी हम लेंगे, मतलब ये प्रोसीजर, ये प्रोसेस जो है या ये जो प्रोविजन है, ये हम तभी फॉलो करेंगे जब ये दो कंडीशंस फुलफिल होंगी। पहली कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन ये है, यूज्ड गुड्स आर बॉट एंड सोल्ड, यूज्ड गुड्स आर बॉट एंड सोल्ड आफ्टर माइनर प्रोसेसिंग, आफ्टर माइनर प्रोसेसिंग, बहुत ज़्यादा मेजर प्रोसेसिंग नहीं होनी चाहिए, छोटी मोटी प्रोसेसिंग चलेगी। और दूसरा क्या है, इनपुट टैक्स क्रेडिट हैज़ नॉट बीन अवेल्ड ऑन दैट गुड्स, हैज़ नॉट बीन अवेल्ड ऑन दैट पर्टिकुलर गुड्स, ऑन दैट पर्टिकुलर गुड्स। तो इसका क्या मतलब है कि उस पर हमको इनपुट टैक्स क्रेडिट भी हमने अवेल नहीं किया है। अगर ये दो कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं, देन ओनली वो जो प्रोविजन है सेलिंग और परचेजिंग रेट के डिफरेंस वाला, दैट वुड बी एप्लीकेबल, अदरवाइज इट वुड नॉट बी एप्लीकेबल, इट वुड नॉट बी एप्लीकेबल। अब आई होप कि ये जो कॉन्सेप्ट है आपको समझ में आ गया होगा। नाउ एक क्वेश्चन कर लेते हैं, इसके बेसिस पर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं ताकि जो कॉन्सेप्ट है वो आपका क्लियर हो जाए।
कि इसमें क्वेश्चंस किस तरह से आएंगे और हमें उन्हें कैसे सॉल्व करना है। तो फ्रेंड्स एक बहुत ही अच्छा सा कॉम्प्रिहेंसिव सा क्वेश्चन लेते हैं जो कि हम कोशिश करेंगे उसको सॉल्व करने की। ओके, यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, बहुत अच्छे से क्वेश्चन देखना क्योंकि ये बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है। इसमें कई सारी चीजें एक साथ पूछ ली हैं, बहुत सारी चीजें इसमें पूछी हैं। नेचर ऑफ टैक्स भी बताना है, उसमें क्या कहते हैं टाइम ऑफ सप्लाई भी बताना है, सब कुछ बताना है। तो यहाँ पर कह रहा है महिंद्रा ब्रदर्स रजिस्टर्ड इन गुजरात, सप्लायर कहाँ का है, गुजरात का है, हैज सप्लाइड 30 टन्स ऑफ केमिकल एट ₹50,000 पर टन एक्सक्लूडिंग टैक्सेस टू पी ऑफ उत्तराखंड। रिसिपिएंट कहाँ का है, उत्तराखंड का है। तो पहले हमको ये चीज पता चल गई कि जो नेचर ऑफ सप्लाई है दैट इज इंटर स्टेट सप्लाई, गुजरात का सप्लायर है, उत्तराखंड का रिसिपिएंट है, तो नेचर ऑफ सप्लाई क्या हो गई है, ये इंटर स्टेट हो गई जहां पर हमारा आईजीएसटी एप्लीकेबल होगा। ठीक है, पहली चीज हमको पता चल गई। दूसरा है ऑन 8 ऑफ सितंबर, 8 ऑफ सितंबर को उसने सप्लाई किया है और इनवॉइस भी उसने सेम डेट 8 सितंबर को ही उसने क्या किया है, इनवॉइस इशू कर दिया है। डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस क्या है, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस क्या है, 8 सितंबर 2018। ठीक है, ये है। अच्छा, उसके अलावा और भी उसने एक्सपेंसेस दिए हैं, उसके लिए फ्रेट। अब देखो यहाँ पर कंपोजिट सप्लाई है, उसने केमिकल भी दिया है, मतलब कंपोजिट सप्लाई समझ रहे हो ना। कंपोजिट सप्लाई क्या है कि प्रिंसिपल सप्लाई विच इज नेचुरली बंडल्ड। अगर मैं उसको केमिकल सप्लाई कर रहा हूं तो जाहिर सी बात है केमिकल ऐसे हवा में तो सप्लाई नहीं कर दूंगा, उसके लिए मुझे फ्रेट की सर्विस भी देनी पड़ेगी जो कि इंडिपेंडेंट मतलब कि डिपेंडेंट है उसके ऊपर, नेचुरली बंडल्ड है। तो यहाँ पर क्या है, मैंने उसको कंपोजिट सप्लाई दी है। तो कंपोजिट सप्लाई की जो टैक्सेबिलिटी होती है, जो प्रिंसिपल प्रोडक्ट होता है उसका रेट हम लगाते हैं। तो यहाँ पर प्रिंसिपल प्रोडक्ट क्या है, केमिकल्स। तो जो केमिकल का रेट ऑफ टैक्सेशन होगा, रेट ऑफ जीएसटी रेट होगा, उस पर्टिकुलर रेट पे हम क्या करेंगे, इसको टैक्सेबल करेंगे। तो ये कंपोजिट सप्लाई का भी केस हो गया। इसमें काफी सारी चीजें मैं तुमको समझाते चलूंगा, सब बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव और बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। उसमें फ्रेट की सर्विस उसने दी है जिसके लिए उसने 1,10,000 रुपए चार्ज किया है। पैकिंग चार्जेस लिए हैं, वेइंग चार्जेस हैं, कॉस्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट स्पेशली एलोकेटेड फॉर दिस प्रोडक्ट, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ दिस प्रोडक्ट, मतलब इस केमिकल को प्रोड्यूस करने के लिए एक स्पेशल प्लांट की जरूरत थी जिसके लिए उसने ये इन्वेस्ट किया है। As per the terms of contract, Mahindra Brothers is required to get the chemical inspected by an independent testing agency। मतलब कॉन्ट्रैक्ट में था कि भाई बिफोर डिलीवरिंग केमिकल्स आप उसकी टेस्टिंग करा लेना इसको। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट में था कि इसको एक इंडिपेंडेंट एजेंसी से इसकी टेस्टिंग आप करा लेना, और उसका पैसा जो है पी ने दे दिया। उसका पैसा दैट इज डायरेक्टली पेड बाय द पी। यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन है कि 12,000 रुपीज जो दिया था वो पी ने डायरेक्टली पे कर दिया है। महिंद्रा ब्रदर्स हैज ऑल्सो रिसीव्ड 50 lakhs एज सब्सिडी फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी है 50 लाख रुपीज की इस पर्टिकुलर केमिकल के प्रोडक्शन के प्लांट लगाने के लिए। पी इज रिक्वायर्ड टू मेक पेमेंट विद इन 15 डेज। जो पी को पेमेंट करनी थी अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट 15 डेज में कर देनी थी। इसका मतलब अगर 8 सितंबर को सप्लाई हुई है तो 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23 सितंबर तक हमको क्या करना था, पेमेंट कर देना था। लेकिन 23 सितंबर तक हमने पेमेंट नहीं किया है। पेमेंट कब किया है, नवंबर में किया है। यहाँ पर लिखा है पेमेंट इन नवंबर, जिसके लिए उसने उसको 15,000 रुपीज इंटरेस्ट दिया है। कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट मेंशन नहीं है, कोई डेट मेंशन नहीं है। तो इसका क्या मतलब है कि ये जो इंटरेस्ट दिया है इसमें जीएसटी इंक्लूडेड है। ये हमने अज्यूम किया है कि इसमें जो है जीएसटी इंक्लूडेड है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द जीएसटी लायबिलिटी इन द सेम केस एंड ड्यू डेट ऑफ डिपॉजिट अज्यूम द रेट ऑफ जीएसटी टू बी 18%। जो रेट ऑफ जीएसटी है वो 18% है। अब हमको ये बताना है कि इस पे आईजीएसटी लगेगा कि सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी लगेगा। सारी चीजें हमको बतानी, काफी सारी चीजें इसमें हमको बतानी है। तो बारी बारी मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। पहले सबसे पहले तो मैं इसका जो है ओके, सबसे पहले तो मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूं। ओके, तो यहां पर सबसे पहले हमको दिया हुआ है फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज गिवन टू यू, वेट
ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज गिवन टू यू द प्राइस ऑफ द केमिकल, प्राइस ऑफ द केमिकल दिया हुआ है, प्राइस ऑफ द केमिकल, सॉरी पहले यहाँ पे हम लिखेंगे वैल्यूएशन ऑफ टैक्सेबल सप्लाई, वैल्यूएशन ऑफ टैक्सेबल सप्लाई। तो यहाँ पे पहला लिखेंगे, दो कॉलम बना लेते हैं पहले, ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया मेरा लाइन। पहले तो है प्राइस ऑफ केमिकल, या एक सेकंड इसको जो है मैं इसका फॉर्मेट ही ले लेता हूँ, टेबल को मैं इंसर्ट कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ से इंसर्ट कर देता हूँ टेबल, वो ज़्यादा परफेक्ट रहेगा मेरे लिए। ओके, सॉरी फॉर डिले। ओके, यहां पर जो है पहले हम लेंगे प्राइस ऑफ केमिकल, प्राइस ऑफ केमिकल कितना है, 50,000 टन्स है, लेना है एट द रेट ऑफ ₹30 ईच, ठीक है, कितना है इसमें दिया हुआ है, सॉरी 30 टन्स लेना है केमिकल का एट द रेट ऑफ ₹50,000 पर टन, यहाँ पे दिया हुआ है एट द रेट ऑफ ₹50,000 पर टन, क्वेश्चन में दिया है, और 30 टन हमको लेना है, 30 टन्स लेने हैं, तो कितने का हो गया टोटल, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 15 लाख रुपीज, ये हमारा कितना आ जाएगा, 15 लाख रुपीज प्राइस आ जाएगा इसका, 15 लाख रुपीज। उसमें ऐड करेंगे फ्रेट, मैंने कहा था कि कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस हैं जैसे फ्रेट है या पैकिंग चार्जेस है, इंसिडेंटल एक्सपेंसेस हैं, ठीक है, तो ये फ्रेट जो है क्लॉज बी में है कि एनी एक्सपेंसेस रिलेटेड टू लाइक जो डिलीवरी के लिए था, ठीक है, या जो पैकिंग एक्सपेंसेस जो हमको सेफ डिलीवरी के लिए उसकी पैकिंग ज़रूरी है, तो ये सारे एक्सपेंसेस क्या होंगे, सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 क्लॉज ए बी सी डी ई, क्लॉज ए बी सी डी ई में दिए हुए हैं, आप चेक कर सकते हैं। तो फ्रेट क्या है, 1,10,000 रुपये का ऐड करेंगे, उसके बाद पैकिंग चार्जेस, इंसिडेंटल एक्सपेंसेस हैं पैकिंग चार्जेस जो कि क्लॉज सी में है, क्लॉज सी सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 क्लॉज सी, ठीक है, वो कितने के हैं, 1,80,000 रुपये के हैं, वो भी हम ऐड करेंगे। उसके बाद वेइंग चार्जेस, इसको भी हम ऐड कर देंगे, वेइंग चार्जेस कितने के हैं, 20,000 रुपीज़ के हैं, इसको भी हम ऐड कर देंगे। फिर उसके बाद कॉस्ट ऑफ स्पेशल इक्विपमेंट, कॉस्ट ऑफ स्पेशल इक्विपमेंट, वो हमको दिया हुआ है कि हमको एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत थी जो कि हमने परचेज किया है, तो उसको भी हम क्या करेंगे, 3,10,000 उसको भी हम ऐड कर देंगे, ठीक है। उसके बाद इंस्पेक्शन चार्जेस, ये क्लॉज बी में है कि लायबिलिटी किसकी थी पे करने की, सप्लायर की थी, लेकिन पे किसने किया है, रिसिपिएंट ने पे किया है 12,000, तो इंस्पेक्शन चार्जेस को भी हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, इंस्पेक्शन चार्जेस कितना है, 12,000 का है। उसके बाद गवर्नमेंट सब्सिडी, गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी है, तो मैंने बताया था क्लॉज ई में सब्सिडी डायरेक्टली लिंक्ड टू द प्राइस इज ऑल्सो एडेड इन द वैल्यूएशन ऑफ टैक्सेबल सप्लाई, बट इफ दो सब्सिडीज आर गिवन बाय स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी लोकल गवर्नमेंट, देन दैट वुड नॉट बी इंक्लूडेड, उसको फिर हम इंक्लूड नहीं करेंगे। तो यहाँ पर क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी है तो दैट विल नॉट बी इंक्लूडेड अंडर क्लॉज ई, क्लॉज ई में है कि उसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। लेकिन अगर कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन या कोई पर्सनल जो है पार्टी उसको दिया होता तो वहाँ पर उसको हम क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं, लेकिन क्योंकि इसको गवर्नमेंट ने दिया है डायरेक्टली तो उसको हम इंक्लूड, सब्सिडी को इंक्लूड नहीं करेंगे। तो वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई कितनी होगी,
वैल्यू ऑफ सप्लाई जो हो गई, इसको हम ऐड कर दें अगर, तो ये आ जाएगा 21,32,000, 21,32,000। अच्छा, अब यहाँ पे हमको ये देखना है कि भाई इस पे CGST लगेगा, SGST लगेगा, IGST लगेगा। तो मैंने पहली लाइन में आपको बताया था दिस इज द नेचर ऑफ सप्लाई, दिस इज द जो यहाँ पे नेचर ऑफ सप्लाई वो क्या है, इंटर स्टेट है, गुजरात से उत्तराखंड, तो वहाँ पर क्या लगेगा, IGST लगेगा। ऐड करेंगे IGST एट द रेट ऑफ 18%, 18% भी कितना आ गया, 3,83,760। तो टोटल इनवॉइस वैल्यू कितनी आ गई, इनवॉइस वैल्यू। सर ये जो इंटरेस्ट था 15,000 का, उसको तो आपने कहीं एडजस्ट ही नहीं किया, जबकि आपने क्लॉज डी में बताया था कि कोई इंटरेस्ट होगा तो उसको भी हम ऐड करेंगे। तो हाँ, मैंने बताया था सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 क्लॉज डी में कि इंटरेस्ट ऐड होगा, लेकिन अभी हमने जो इनवॉइस इशू किया है उसको 8 सितंबर को, तो हमको थोड़े पता है कि वो डिले कर देगा, फ्यूचर की बात थोड़े हम जान करके बैठ रहे हैं। ये तो हमने 8 तारीख की इनवॉइस उसको दी है, तो हमको ख्वाब थोड़े आ रहा है कि भाई ये 15 दिन में पेमेंट नहीं करने वाला है, इसको इसमें ऐड कर दो इसको। वो तो 15 दिन के बाद की बात है, हमको पता चल जाएगा कि उसने डिले किया है। तो जब डिले किया है तो उतने के बराबर का हम क्या करेंगे, उसको डेबिट नोट इशू कर देंगे, क्रेडिट नोट इशू कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि अब नवंबर के मंथ में, क्योंकि उसने विद इन 15 डेज उसने नहीं दिया पेमेंट, तो हमने क्या किया, उसको 15,000 रुपए का एक्स्ट्रा इंटरेस्ट चार्ज कर दिया। तो इन द मंथ ऑफ नवंबर 2018, कोई डेट नहीं दी है, तो नवंबर 18 में हम क्या देखेंगे कि उसका टैक्स कितना देना है, ठीक है। तो उसमें इंटरेस्ट फॉर लेट कंसिडरेशन, जो उसने लेट पे किया है वो कितना है, 12,712। सर क्या बात कर रहे हो, उसमें तो दिया था कि 15,000 है, 15,000 है, तो ये आप अपने मन से क्यों लिख रहे हो 12,712। तो वो जो 15,000 है वो मैंने अज्यूम किया है, इट इज़ योर बेसिक एजम्पशन, उसको मैंने अज्यूम किया है कि इस 15,000 में उसकी इंटरेस्ट की वैल्यू और GST दोनों ही इंक्लूडेड है, इसलिए इसको हमने क्या किया, 118 मल्टीप्लाइड बाई 100 करके हमने इसकी वैल्यू अलग निकाली है और उसके GST की वैल्यू अलग निकाली, हमने अज्यूम किया है। तो इसका जो टोटल आ गया वो कितना आ गया है, टोटल दैट इज 15,000 रुपीज़। ये हमने अज्यूम किया है कि ये जो 15,000 रुपीज़ उसने पे किया है दैट इज इंक्लूसिव ऑफ GST। तो इसलिए हमने उसको क्या किया, उसमें से टैक्स का वैल्यू, इंटरेस्ट पे जो टैक्स दिया है वो अलग, इंटरेस्ट की वैल्यू अलग निकाला है और इंटरेस्ट पे जो GST है उसको अलग अलग करके हमने टोटल जो है उसका 15,000 रुपये बना दिया है, ठीक है। तो ये हो गया। अब दूसरा है, इसमें आगे क्वेश्चन में देखो कह रहा था, यहाँ पर कह रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट GST लायबिलिटी। हमने GST लायबिलिटी तो कैलकुलेट कर दी दोनों ही केस में, कि पहले तो सितंबर महीने का वो कब देगा, 8 सितंबर का कब देगा। अभी हमको देखना है कि टाइम ऑफ सप्लाई क्या है और ड्यू डेट क्या है, ठीक है। और ड्यू डेट ऑफ डिपॉजिट, वो डिपॉजिट कब करेगा हमको ये देखना है। तो ड्यू डेट ऑफ डिपॉजिट में हम क्या देखेंगे, सबसे पहले तो हम यहाँ पे देखेंगे जो उसका अमाउंट ऑफ टैक्स है, अमाउंट ऑफ टैक्स क्या है, उसकी टाइम ऑफ सप्लाई क्या है और ड्यू डेट क्या है, ड्यू डेट ऑफ डिपॉजिट क्या है, ये 3 चीज़ें हमको देखनी है। तो अमाउंट ऑफ टैक्स कितना है, जो हमारा वैल्यू ऑफ सप्लाई, जो इनवॉइस हमने इशू किया है तो उस पर जो GST है कॉस्टिंग रुपीज़ 3,83,760। ऊपर करके देखते हैं ये कौन सा GST है सर, ये तो ये जो है ये वाला GST है, ये जो है ये वाला GST जो है 3,83,760, जो कि मैंने 8 सितंबर को इनवॉइस इशू किया है। तो उसमें टाइम ऑफ सप्लाई क्या है, मैंने याद करिए कि मैंने टाइम ऑफ सप्लाई जो बताया था आपको कि टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ गुड्स, उसमें क्या था कि वेयर मूवमेंट इज रिक्वायर्ड, तो वहाँ पर क्या था, 2 डेट्स हमने ली थी, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। तो पेमेंट तो हमको नवंबर में मिल रही है और हमने इनवॉइस का भी इशू कर दिया था ऑन द सेम डेट, 8 सितंबर को ही इशू कर दिया था। तो डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर दैट विल बी योर वैल्यू ऑफ सप्लाई। तो यहाँ पे टाइम ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ सप्लाई होगा 8 सितंबर। अच्छा, डिपॉजिट कब करेंगे इसका, क्योंकि सितंबर महीने का है, इसका रिटर्न कब हम फाइल करेंगे, अगले महीने की 20 तारीख तक, तो 20 अक्टूबर तक। ड्यू डेट ऑफ डिपॉजिट क्या होगी, 20 अक्टूबर। और GST जो इंटरेस्ट पे हमने GST पे किया है 2288 रुपीज़ का, वो कब पे किया है, इन दैट पर्टिकुलर केस, इंटरेस्ट के केस में मैंने आपको बताया था कि जो डेट टाइम ऑफ सप्लाई होगी
वो जिस दिन हमने इंटरेस्ट रिसीव किया होगा वही डेट होगा डेट ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई। द टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ इंटरेस्ट, फीस, फाइन्स, ड्यूटी, जो मैंने सबसेक्शन 6 में बताया था, दैट विल बी द डेट ऑन विच सच इंटरेस्ट, सच फीस इज रिसीव्ड। तो कब रिसीव किया हमने? नवंबर में, कोई पर्टिकुलर डेट है नहीं, तो हमने अज्यूम किया कि नवंबर 2018 में ड्यूरिंग द मंथ रिसीव किया है। तो उस पर्टिकुलर जो जीएसटी है उसको कब ड्यू डेट डिपॉजिट कब होगा? नवंबर का अगला महीना दिसंबर, तो 20 दिसंबर 2018 तक क्या है उसकी ड्यू डेट ऑफ डिपॉजिट है। ठीक है, तो ये इस तरह से क्वेश्चन जो है हमारा, ये पूरा कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है वैल्यू ऑफ सप्लाई पे, जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें हमें देखने को मिली और हमको बताने को मिली। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। And if you have any doubt regarding any question of valuation of supply, you can ask me in the comment section. I will try to solve your queries. So friends, आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। Thank you and have a